नमस्कार, मैं डॉक्टर शुमाइला बस्सी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, बस्सी नर्सिंग होम से। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो फर्स्ट 3 मंथ्स या फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होती हैं और जिनके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। सबसे कॉमन है वॉमिटिंग, जिसको हम कहते हैं वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस और हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरा। जब वो बहुत ज्यादा होती है तो उसको हाइपरेमेसिस कहा जाता है। जब वो सुबह सुबह होती है और सारा दिन नहीं होती है तो उसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ज्यादातर वो उन लोगों को होती है जिनकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी होती है या उनको ट्विन प्रेगनेंसीज होती है। इसलिए जिसको भी वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी होती है उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए कि वो कोई इंडिकेशन नहीं है कि उसका बेबी सिक होगा या वो बहुत वीक होगा। उसकी मात्रा प्रेगनेंसी हार्मोन की इतनी ज्यादा है बॉडी में कि उसको वो वॉमिटिंग कर रहा है। इसलिए वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी को ठीक जरूर करना चाहिए, क्योंकि वॉमिटिंग से बहुत इंट्रायूट्राइन प्रेशर पड़ता है जिससे ब्लीडिंग हो सकती है, अबॉर्शन भी हो सकता है अगर वो कंटिन्यूस रहे और उसे हम ठीक ना करें तो। उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? 2 तरीके हैं, एक तो घर के नुस्खे हैं और दूसरी है हमारी दवाइयां। घर के नुस्खों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सुबह उठते ही चाय, दूध, कॉफी या फ्रूट्स ना लें। आप आटा खाएं, जैसे सूखी आटे की रोटी बिना घी के, या आटे के 2 बिस्किट आप बिना दूध या चाय के उनको डिप करके चाय में, दूध में या ऐसे ही, वो सबसे पहले लें। फिर उसके आधे घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करें, वो भी प्रेफरेबली फ्रूट्स ना हो, और प्रॉपर नाश्ता करें। उसमें एसिडिटी वाली चीजें कम लें, जैसे टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी को आप 11-12 बजे तक के लिए रखें। दूसरा तरीका ये है कि आप सोने से पहले थोड़ा सा 2-3 घुट कच्चा दूध, थोड़ा सा ठंडा किया हुआ, वो आप पी के लास्ट फिर आप सोएं। गर्म दूध की जगह आप ठंडा दूध सोने से पहले। अब मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे एक वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के लिए हम माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स देते हैं। वो खाने से 20 मिनट पहले लें और उसके बाद आप कुछ खा के देखें। उनको हर बार खाने से पहले लेना पड़ता है 2 या 3 बार, और अगर उससे ठीक नहीं होता तो फिर हम ऑन्डेंसेट्रॉन की जगह पेरिनॉम भी ले सकते हैं। उसके ऊपर की भी कुछ ड्रग्स आती हैं जो तभी यूज करनी चाहिए जब आपके गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन आपको रेकमेंड करें। उनकी सलाह के बिना ये दवाइयां ओवर द काउंटर कभी नहीं लेनी चाहिए। एसिडिटी ठीक करने से वॉमिटिंग बहुत हद तक ठीक हो जाती है, तो आप एसिडिटी के सिरप आते हैं, जेलुसिल, डाइजीन, अल्जेल, वो आप कुछ भी खाने के बाद 2 या 3 बड़े चम्मच पी लें और उसके ऊपर से पानी ना लें आधा घंटा, ताकि वो आपकी फूड पाइप और आपकी स्टमक के अंदर कोटिंग बना दे और आपका जो एसिड निकलता है स्टमक में वो आपको इरिटेट करके वॉमिटिंग ना दे। खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा ऊपर ऊंचा उठ के बैठें, बिना पानी पिए। खाने के बाद तुरंत पानी नहीं लेना, और ताकि पेट बहुत फूल ना जाए। थोड़ा ऊंचा होके ही बैठें, या आप थोड़ा सा वॉक करें अगर आपकी डॉक्टर ने आपको वॉकिंग अलाउ किया है। अब वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी अगर इन चीजों से नहीं ठीक होती तो हमें डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी मेडिकल प्रॉब्लम्स के कारण भी हो सकती है। किसी को लिवर प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है, इसलिए पहला एक बार अपने डॉक्टर से विजिट करवाना बहुत जरूरी है। अगर वो कहती हैं कि ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है फर्स्ट 3 मंथ्स में इन्फेक्शन ऑफ यूरिन या ऑफ वजाइना। यूरिन इन्फेक्शन कैसे पता चल जाता है? हमें बार बार यूरिन आता है, यूरिन करके आते हैं और हमें 5 मिनट में लगता है कि अरे मुझे फिर से यूरिन आ रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, अभी तो मैं बाथरूम जाके आई हूँ। ये जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है यूरिन की, ये ज्यादातर हमारे पस सेल से होती है, और जलन होने लगती है जब हम यूरिन पास करते हैं, या यूरिन पास करने के बाद हमें यहाँ पे बिल्कुल पेट के नीचे बहुत तीखी दर्द होती है, या वजाइना में हमें क्रैक्स होने के कारण जब हम यूरिन करते हैं तो हमें वहां पे इरिटेशन या जलन होती है। अब यूरिन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो हमारे नॉन मेडिकल तरीके हैं उसमें है आप खूब सारा पानी पिए, गर्मियों में कम से कम 3 से 4 लीटर और सर्दियों में 2 से 3 लीटर। अपने यूरिन को
मीठा बनाना है, उसका एसिडिक मीडियम कम करना है, उसकी एल्कलिनिटी बढ़ानी है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक सिरप्स आते हैं। सिरप्स को हम 2 चम्मच आधे गिलास पानी में डाल के उसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। पानी की मात्रा बढ़ाने से और सिरप्स लेने से काफी हद तक यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अगर ऐसा करने से ठीक नहीं होता तो हमें यूरिन रूटीन का टेस्ट कराना चाहिए। अगर उसमें 6 से 5 सेल ज्यादा आते हैं, फिर हमें एक सेफ एंटीबायोटिक अपनी डॉक्टर से मिनिमम 7 डेज का जरूर ले लेना चाहिए। अगर ये यूरिन इन्फेक्शन को हम नहीं ठीक करें, फिर अबॉर्शन के भी चांसेस बढ़ते हैं और प्री टर्म लेबर के भी चांसेस बढ़ते हैं। मतलब 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें महीने में हमें लेबर पेन्स लग जाती है और कई बार डिलीवरी भी हो जाती है। ये बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करने वाली चीज है। ऐसे ही वजाइनल इन्फेक्शन को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। ये जो बैक्टीरिया हमारे यूरिन और वजाइना में होते हैं, यही हमारे यूट्रस में चले जाते हैं और बेबी के आसपास घूमते हैं, फिर उनको इन्फेक्ट करते हैं और लास्ट में हमें पता चलता है जब कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं आती 9 मंथ्स में और डिलीवरी होती है, उसके बाद बेबी का अगर हम कोई प्रॉब्लम देखें तो उसका सीआरपी लेवल या उसका इन्फेक्शन लेवल बहुत हद तक बड़ा होता है और तब हमें समझ नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं, तो ये बेबी में इन्फेक्शन कहाँ से आ गया। ये पेरीनेटल इन्फेक्शन होते हैं जो बहुत छोटी सी चीजों को ध्यान ना रखने पर बाद में बेबी को अफेक्ट करते हैं। तो वजाइनल इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए हमें कुछ वजाइनल पेसरीज होती हैं, सिंपल एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हमारी डॉक्टर हमें देगी आफ्टर एक चेकअप, और उनको खा के बाद में हमें वापस चेकअप कराना पड़ता है कि हमारा इन्फेक्शन दूर हो गया है कि दूर नहीं हुआ। वजाइनल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मल नॉन मेडिकल तरीके जो है वो ये है कि आप अपने वजाइना को अपने फेस की तरह समझ के 1 या 2 बार बस उसको धोएं, ज्यादा उसको ओवर क्लीन ना करें। बहुत सारे जो मार्केटेड प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे वी वॉश, इंटी वॉश, उनको बिना मतलब यूज ना करें, जस्ट टू हैव अ वेरी गुड स्मेल एंड टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तीसरा तरीका यह है कि आप अपनी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी रखें। आप विटामिन सी, विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा अपनी बॉडी में अच्छी रखने के लिए वैसे ही फल और फ्रूट्स खाएं। विटामिन सी मिलता है हमें आंवला से, ऑरेंज से, लेमन से, सिट्रस फ्रूट से। विटामिन ई ज्यादातर पाया जाता है एप्पल में, ओमेगा 3 कैप्सूल्स में, फिश ऑयल में, वॉलनट्स में, चिया सीड्स में, फ्लैक्स सीड्स में। पर ये तभी लेने चाहिए अगर आपकी डॉक्टर ने आपको प्रेगनेंसी में वो लेने के लिए रेकमेंड किया है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज्यादातर B12, B6, B1 ये सब हमारे मिलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और मिल्क प्रोडक्ट्स में। तो आप नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वेजिटेरियंस के लिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं, इसलिए आप बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स खा सकते हैं या आप अपनी डाइट उस हिसाब से रख सकते हैं। बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने से बहुत हद तक बहुत सारे इन्फेक्शन से हम प्रेगनेंसी में दूर रह सकते हैं। चौथी प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिपेशन। Constipation is very common in first 3 months and then again in the last 2 to 3 months of pregnancy. Constipation का मेन कारण कम पानी पीना ही ज्यादातर होता है, पर जो लोग बहुत पानी पीते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन फर्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है। वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आप अपना पानी बढ़ाएं, आप अपनी डाइटरी हैबिट्स और फूड हैबिट्स अच्छी रखें कि आप फाइबर डाइट लें, आप एप्पल, फ्रूट या वेजिटेबल्स जो लेते हैं सैलेड में, आप उनको छिले बिना, छिलके के साथ अच्छे से धो के फिर आप उनको खाएं। अपना आटा बिना छाने, दूधे मतलब विद ब्रैन आटा यूज करें और आप गर्म दूध रात को सोने से पहले थोड़ी सी एक्स्ट्रा शुगर डाल के पिए। ठंडी रात को चीजें लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है पर कॉन्स्टिपेशन होता है। बनाना कॉन्स्टिपेटिंग होता है, दही कॉन्स्टिपेटिंग होता है, तो इनको अवॉइड करें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। और आप थोड़ा सा वॉकिंग करें और जो इंडियन टॉयलेट पोजीशन होती है, अगर आपके पास इंडियन टॉयलेट है तो आप उसको यूज करें। वो यूज करने से बहुत हद तक हमारा स्टूल रिफ्लेक्स या गट रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेटेड स्टूल पास करने में बहुत हेल्प होता है। मेडिकेशंस में कई मेडिकेशंस आती हैं, सिरप्स आते हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, वो भी ले सकते हैं। जो फर्स्ट 3 मंथ्स में सेफ है वही लेने चाहिए। और कई ऑइंटमेंट्स आती हैं। अगर आपको पेन होता है कॉन्स्टिपेटेड स्टूल को करने के लिए तो हम एक पेन रिलीफ ऑइंटमेंट लगाते हैं अपने एनल रीजन पे बिफोर पासिंग स्टूल,
और उसके बाद अगर वहां पे स्वेलिंग है या आपने डॉक्टर से चेक कराया है और वो कहते हैं कि आपको पाइल्स हैं, तो एनो रिलीफ या ओसिल करके कई ऑइंटमेंट्स आती हैं जिनको हम लगाएं तो हमारा पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स या हमारी इन्फ्लेमेशन वहां की कम हो जाती है। अगर उससे भी ज्यादा वहां इन्फ्लेमेशन है फिर हमें थोड़ी सी एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। 5वीं कॉमन प्रॉब्लम है बैक एक या लेग क्रैम्प्स, जो फर्स्ट 3 मंथ्स में कम होती है, पर पीपल हु आर डेफिशिएंट इन कैल्शियम, विटामिन B12 एंड B कॉम्प्लेक्स, मिनरल K एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, उनको लेग क्रैम्प्स आने बहुत स्वाभाविक है। तो अपने पोटेशियम लेवल्स, अपने कार्निटिन लेवल्स, अपने कैल्शियम लेवल्स अच्छे रखें, वो सप्लीमेंट्स लें या वो डाइट लें। लेग क्रैम्प्स ठीक करने के लिए कुछ एलोपैथिक मेडिकेशंस भी आती हैं जो आप ट्वाइस अ डे ले सकते हैं फॉर 10-15 डेज। MGD3 करके एक आती है, तो उससे भी आपका लेग क्रैम्प्स बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हैं। बाकी मसाज करने से, आइसोमेट्रिक फिजियोथेरेपी करने से, ऑयलिंग करने से आप अपने लेग क्रैम्प्स को ठीक कर सकते हैं। बैक एक एंड एब्डोमिनल पेन बहुत कॉमन है। बैक एक ग्रेविड यूट्रस के कारण होता है, हमारी यूट्रस के अंदर बेबी आ जाता है, वो थोड़ा हैवी हो जाता है, तो हमारी पेन रेडिएट होती है बैक में या वजाइना में या लोअर एब्डोमेन में। तो उसको ठीक करने के लिए पेन रिलीफ सिंपल मेडिकेशंस सेफ है, फर्स्ट 3 मंथ्स में वो ली जा सकती हैं, या रेस्ट करने से हम अपनी पेन ठीक कर सकते हैं। बैक एक को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत हेल्प करती है और डाइट बहुत हेल्प करती है। आशा है आपको हमारे फर्स्ट 3 मंथ्स की एलिमेंट्स का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।